बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम के दरमियान आज मुज़ाकरात का फाइनल और हतमी राउंड। लेकिन हैरान कुन तौर पर यह क्या कि मुज़ाकरात से पहले दो फौजी जर्नैलों यानी आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई की एंट्री हो गई। तफसीलात आपको बताएंगे। और इससे पहले एक और अहम और बड़ी डेवलपमेंट, जरदारी और फजल रहमान के दरमियान मुलाकात, मामला क्या है, क्या रुख इख्तियार करेगा इंतखाबात का मामला। और फिर चेयरमैन सेनेट की जानिब से खाना दे दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पीडीएम के रहनुमाओं को कि पहले खाना खाएं फिर बातचीत करें। ये दोनों डेवलपमेंट्स जो कि मुज़ाकरात से पहले हुई, दो जर्नैलों की एंट्री, उनसे क्या मुशावरत की गई, पीडीएम ने आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई से क्या मदद मांगी, तफसीलात आपके सामने रखेंगे। मौलाना फजल रहमान और जरदारी की मुलाकात का एजेंडा क्या था और चेयरमैन सेनेट मुज़ाकरात से पहले खाना क्यों खिलाना चाहते हैं दोनों सियासी हरीफों को। और फिर आपको यह बताएंगे कि इसी दौरान चीफ जस्टिस साहब ने भी झुकने से इनकार कर दिया, उन्होंने भी एक खाना खिलाया। वो खाना किनका था, काजी फाइज ईसा साहब उस खाने के अंदर क्यों नहीं आए, तफसीलात आपके सामने रखते हैं। और फिर फौजी जर्नैलों के लौंडे भी सामने आ गए जिन्होंने ये कहा कि जनाब प्लीज़ हमें इमरान खान से बचा लें, पहले लोंडों ही से मामला शुरू करते हैं। हमें अच्छी तरह से आपको इस बात का अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में फौजी जर्नैल के जो पहले लोंडे थे, आमिर फौजी जर्नैल के, वो थे जनाब जुल्फी भुट्टो साहब और उनकी जमात है इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। और आमिर फौजी जर्नैलों के दूसरे लोंडे थे जनाब नवाज शरीफ और उनकी सियासी जमात है नवाज लीग। अब ये नवाज लीग और ये पीपल्स पार्टी, इन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के खिलाफ पार्लियामेंट के अंदर इंतहाई घटिया तकरीरें की, क्योंकि चीफ जस्टिस ने आज झुकने से इनकार कर दिया। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो पार्लियामान का सारा रिकॉर्ड भी रजिस्ट्रार ने तलब कर लिया ताकि ये पता चले जनाब के आखिरकार कौन है जो कि इंतखाबात के रास्ते में रुकावट है, पैसे कौन जारी नहीं कर रहा, ताकि ये रिकॉर्ड सामने आ जाए और फिर इस रिकॉर्ड को लेकर के किस किस ने इस बिल के खिलाफ वोट दिया, मामले को तौहीन अदालत की तरफ आगे बढ़ाया जाए, जिसके ऊपर बड़ी तपिश नजर आई पार्लियामेंट के अंदर। और हैरान कुन तौर पर फौजी जर्नैल जनरल ज़ियाउल हक के जो खास छोकरे थे ख्वाजा सफदर साहब, उनके साहबजादे ख्वाजा आसिफ आज मुल्क कौम को आइन कानून और जमहूरियत के ऊपर लेक्चर देते रहे। उससे पहले जुल्फी भुट्टो के नवासे, जुल्फी भुट्टो जो कि फौजी आमिर जनरल अयूब के लोंडे थे और उनके साथ वो 10-12 साल रहे उनकी कैबिनेट के अंदर, उनके नवासे जनाब पाकिस्तानी कौम को आइन कानून और जमहूरियत के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं। ये यकीनन क़यामत की निशानियां हैं। तो जनाब इन दोनों ये जो लोंडे हैं इस वक्त पीपल्स पार्टी के अंदर जो शामिल हैं फौजी आमरों के लोंडे, या नवाज लीग के अंदर जो शामिल हैं फौजी आमरों के छोकरे यानी जनरल अयूब और जनरल ज़िया के, इन्हें इस वक्त परेशानी क्या है? परेशानी इन्हें इस वक्त इस बात की है कि इमरान खान अपनी अवामी मकबूलियत के बायस इस वक्त बामे अरूज पर हैं। नजर आ रहा है दीवार के दूसरी तरफ भी, दीवार के ऊपर भी लिखा हुआ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात जब भी होंगे इमरान खान 2/3 अक्सरियत लेकर इक़्तिदार में आएंगे। और यही बात इस वक्त फौजी आमिर जर्नैलों के जो लोंडे हैं पीपल्स पार्टी और नवाज लीग, उनको हजम नहीं हो रही। ख्वाजा आसिफ साहब फरमाते हैं कि जो जजेस इंतकाल कर गए उनके खिलाफ भी केसेस किए जाएं। अदलिया से हमेशा रिलीफ लेने वाली सियासी जमात अदलिया के ऊपर इल्जाम तराशी कर रही है ना मजेदार बात, कितना बड़ा लतीफ है। नवाज शरीफ तो हमेशा फौजी जो है वो फौजी आमरों के साथ अदालतों से, जजों से, जर्नैलों से रिलीफ लेकर मैच खेलते रहे, अंपायर साथ मिलाकर। तो क्यों ना सबसे पहले इन्हीं से आगाज कर दिया जाए। सबसे पहले जनरल ज़ियाउल हक और जनरल अयूब के जो लोंडे हैं उनसे आगाज कर दिया जाए बजाय जजेस की तरफ जाने के। ख्वाजा आसिफ साहब के जो वालिद साहब हैं ख्वाजा सफदर, उन्हीं से आगाज कर दिया जाए, या एहसन इकबाल की जो वालदा मोहतरमा हैं उन्हीं से आगाज कर दिया जाए आपा निसार फातिमा से कि आप क्या कर रहे थे उस वक्त जनरल ज़ियाउल हक के दाएं बाएं बैठकर, जब मुल्क के अंदर सियासी कारकुनों को मारा जा रहा था, लटकाया जा रहा था, उनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था, इंसानी हकूक की पामाली हो रही थी। तो जनाब आज ये लोंडे फट पड़े हैं पार्लियामेंट के अंदर और इन्होंने कहा है जनाब प्लीज हमें इमरान खान से बचा लें, क्योंकि इन्हें नजर आ रहा है कि इमरान खान तो इक़्तिदार में आने वाला है और फिर एहतसाब भी होगा और फिर वो सारे मामलात होंगे जिससे अभी डर लगता है। इसीलिए क्योंकि इनकी असल क्या है, इनकी असल है फौजी आमिर जर्नैल। अब इन्होंने उसी असल की तरफ लौटते हुए शहबाज शरीफ ने जनाब फौरी तौर पर जो है वो डीजीआईएसआई और आर्मी चीफ साहब से मदद मांगी और ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो है वो आर्मी चीफ और डीजीआईएसआई ने मुज़ाकरात से पहले मुलाकात की है जनाब शहबाज शरीफ साहब से। और शहबाज शरीफ ने हमारे ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के अंदर की हैं मिन्नत तरले कि जनाब किसी तरीके से आप सामने
सामने आएँ और वाज़ह एक मौक़िफ़ रख लें कि जनाब हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, इलेक्शन ना जो है कराएं, क्योंकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के पास जर्नैलों को भेजा जा चुका, एक रिपोर्ट भी जमा कराई जा चुकी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने झुकने से इनकार कर दिया। अब एक मरतबा फिर इन्हीं को कुर्बानी का बकरा बनाने की कोशिश पीडीएम की इस हुकूमत की जानिब से की जा रही है और कहा जा रहा है जनाब, बज़ाहिर तो खबरें यही आई कि मुल्क में सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर ब्रीफिंग दी गई प्राइम मिनिस्टर को। तो सिक्योरिटी की सूरत हाल के ऊपर ब्रीफिंग क्या है, अभी जो खबर जारी होगी इस पीडीएम माफिया की जानिब से वो यही होगी कि जनाब क्योंकि मुल्क के अंदर सिक्योरिटी ठीक नहीं है, हालात बड़े ख़राब हैं, इसलिए इलेक्शन ना कराएं। अब क्योंकि मुज़ाकरात होने हैं और उन मुज़ाकरात से पहले ये मुलाकात हुई, इस मुलाकात में हासिल किए गए हैं मशवरे कि बताएं हमें, इमरान खान तो झुकने से इनकार कर रहे हैं, इमरान खान तो झुक ही नहीं रहे, वो तो इलेक्शन तो होंगे, अगर हम उनकी बात मान लेते हैं मुज़ाकरात में फिर भी इलेक्शन जल्दी करवाना पड़ेंगे, नहीं अगर बात मानते हैं तो ऐसी सूरत में सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो मौजूद है, हम जाएं तो जाएं कहां, क्योंकि अब अगर हम अक्टूबर की तरफ लेकर जाते हैं कौमी असम्बली के इंतखाबात को, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तो इमरान खान जीत जाएंगे, उसका क्या बनेगा। अब परेशानी के आलम में इन्होंने मुशावरत की है और उस मुशावरत की रोशनी में अब ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी है उससे रात को मुज़ाकरात करेंगे। उस हवाले से हम एक अलहदा वीडियो रात के बनाएंगे, उसमें आपको तफसीलात देंगे। दूसरी जनाब अहम तरीन मुलाकात, आसिफ जरदारी पहुंचे जनाब मौलाना फजल रहमान को मनाने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, क्योंकि सारे मामले के अंदर मौलाना फजल रहमान साहब तो हो गए थे फारग, क्योंकि पीपल्स पार्टी भी मुज़ाकरात के अंदर आ गई, नवाज लीग भी आ गई मुज़ाकरात के अंदर, और जिनको पीडीएम का सरबराह बना रखा है मौलाना फजल रहमान को, उनकी होगी मुकम्मल तौर पर छुट्टी। सिराजुल हक साहब की भी दुकान खुल गई, क्योंकि उन्हीं के कहने के ऊपर ये मुज़ाकरात भी शुरू हुए और उन्हें इशारा किया गया एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, यानी एस्टैब्लिशमेंट ने मौलाना फजल रहमान को भी खुदा हाफिज़ कह दिया। अब मौसूफ परेशान थे, उन्हें अपनी अहमियत जतानी थी, क्योंकि वो ये बात कर रहे थे, एक अजीब व गरीब फार्मूला दे रहे थे कि इंतखाबात को अक्टूबर से भी आगे ले जाया जाए, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जनाब उनका हो चुका है सफाया, अब उनकी इमरान खान के मुकाबले में नशिस्तें ना होने के बराबर है। तो अब इस मुलाकात के अंदर भी एक खिचड़ी पकाई गई और मौलाना फजल रहमान की जानिब से भी मशवरा दिया गया कि किस हद तक आपने या पीडीएम ने इमरान खान के सामने मुज़ाकरात के अंदर झुकना है, यानी गोया उन मुज़ाकरात को सबोताज करने की कोशिशें खुद शहबाज शरीफ की जानिब से और आसिफ जरदारी की जानिब से और मौलाना फजल रहमान की जानिब से जारी हैं। और इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान भी आ चुका है, वो आपको बताते हैं, वो ये कह चुके हैं कि ये सबोताज करने की कोशिश जो है वो शहबाज शरीफ की जानिब से की गई। अब ये 2-3 हो गई जनाब मेजर डेवलपमेंट। अब तीसरी अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट के ईद के फ़ौरन बाद जनाब सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी जानिब से जनाब दिया गया सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को एक इशाया, और ये इशाया आम तौर पे ज़राए के मुताबिक ईद के बाद सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वो देते हैं, लेकिन इस मरतबा ज़राए के मुताबिक इस इशाये का मकसद ये था कि जजेस के दरमियान जो इख्तलाफात हैं वो किए जाएँ ख़त्म और उन्हें बताया जाए, समझाया जाए कि जनाब देखें, हम जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जज हैं 8 रुकनी बेंच के अंदर, वो खड़े हुए हैं आइन और कानून के साथ। आप हमें बता दें आइन और कानून में किस जगह ये लिखा है कि असम्बलियाँ अगर पहले टूटें तो इंतखाबात 90 दिनों के अंदर नहीं होंगे, क्योंकि पीडीएम तोड़ रही है आइन और कानून पाकिस्तान का, जो कि मुस्तकबिल में हमेशा के लिए रवायत बन जाएगी। और फिर अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानने की रवायत बनी तो आज तो मैं हूँ चीफ जस्टिस, आगे चलकर कोई भी होगा तो कोई किसी की, कोई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की नहीं मानेगा। अब अहम तरीन मामला यह है कि जिन साहब को समझाना था वो तो इस शैये में शरीक नहीं हुए, जिनका नाम है जनाब अगले आइंदा चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, क्योंकि ज़राए ने कहा कि जनाब सुप्रीम कोर्ट के 15 जजेस हैं, उनमें से 14 बशमूल जस्टिस उमर अता बंदयाल वो तो मेज़बान थे, उनके समेत 14 शरीक हुए, जबकि जो सीनियर तरीन जज हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब वो शरीक नहीं हुए। और हर ईद के बाद चीफ जस्टिस ये इशाया दिया करते हैं, तो जनाब कुछ मेहमानदारी के, कुछ मेज़बानी के भी तकाजे होते हैं, आप चाहे इख्तलाफात ख़त्म ना करते, आप शिरकत तो कर लेते। अब ये कितना हैरान कुन मामला है कि अपनी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी अपने इदारे का एक इवेंट है, उसके अंदर तो काजी फाइज ईसा साहब नहीं पहुंचते, लेकिन अपने इदारे के अलावा जो भी फंक्शन हो, चाहे पार्लियामान का हो, चाहे किसी बार कौंसिल का हो, चाहे किसी एनजीओ का हो, चाहे कोई सोशल सेक्टर के अंदर बातचीत हो, तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब हमारे मोहतरम वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लंबा चौड़ा एक लेक्चर भी जो है वो झाड़ देते हैं। लेकिन जहाँ उन्हें अपने इदारे का फंक्शन था, जहाँ पर उनके सीनियर साथी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने खाने पर बुलाया, वहाँ जनाब ईद के मौके पर, ये ईद मिलन पार्टी कह लें या जो भी कह लें, इसमें वो शिरकत नहीं हुए, तो अखलाकी तौर पर भी इस पर सवालात तो बनते हैं। और दूसरी जानिब ज़राए का ये कहना है कि चीफ जस्टिस ने इस इशाये के अंदर भी साफ कर दिया, एक मामला झुकने से उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जनाब मैं खड़ा हूँ आइन और कानून के साथ और मेरे साथ खड़े हैं ये 7 जजेस, आप जो बात कर रहे हैं
وہ ہے پی ڈی ایم کے اس موقف کی تائید کہ نہیں جناب الیکشن 90 دنوں کے اندر نہ کرائیں. جہاں تک الیکشن ایک دن کے اندر کرانے کا معاملہ ہے تو اس کے لیے تو میں نے انہیں ٹائم دے دیا, اس کے لیے تو میں نے انہیں جو ہے وہ خاصی لچک دکھا دی, جس پر مجھے تانے بھی سننا پڑے کہ جناب آپ کوئی پنچایت ہے, آپ جناب کوئی جرگہ ہیں, تو جناب ہم ملک کے اندر جو معاملات ہیں وہ آئین اور قانون کی روشنی میں اچھے ماحول کے ساتھ حل کرنا چاہتے ہیں. یہ واضح طور پر جو ہے وہ انہوں نے پیغام دے دیا. دوسرا پیغام کیا تھا؟ دوسرا پیغام جناب یہ تھا کہ جو 8 رکنی جو چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں, انہوں نے واضح کر دیا کہ سیاسی لوگ جو ہیں وہ انصاف نہیں چاہ رہے بلکہ وہ من پسند فیصلے چاہ رہے ہیں. جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ پک اینڈ چوز چاہتی ہیں. عدالتی اصلاحات کے حوالے سے یہ کیس تھا جس میں قانون سازی جو ہوئی پارلیمنٹ کے اندر, اس کے منٹس بھی پیش ہوئے اور کہا کہ جناب ریاست کا تیسرا ستون ہے عدلیہ, اس کو اس قانون پر تحفظات ہیں اور جمہوریت آئین کا اہم جزو ہے, آزاد عدلیہ اور وفاق بھی آئین کے اہم جزو ہیں. ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی عدلیہ کا جز پارلیمنٹ تبدیل کر سکتا ہے. عدلیہ کی آزادی ایک بنیادی حق ہے اور کسی بھی جج کے خلاف ریفرنس آنے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں جب تک ریفرنس سماعت کے لیے مقرر نہ ہو, اس کی کوئی اہمیت نہیں. کسی جج کے خلاف ریفرنس کو کام کرنے سے نہیں روک سکتا. سپریم جوڈیشل کونسل کی رائے آنے تک جج کو کام کرنے سے نہیں روکا جا سکتا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں بھی یہی فیصلہ دیا تھا عدالت نے. ججز کے خلاف شکایات آتی رہتی ہیں, مجھ سمیت سپریم کورٹ کے اکثر ججز کے خلاف شکایات آتی رہتی ہیں. سیاست نے عدالتی کارروائی کو بیسیکلی گندا کیا ہے. سیاسی لوگ انصاف نہیں, من پسند فیصلے چاہتے ہیں, اور جو کچھ ججز کو نکال کر فل کورٹ بنانے کا جو مطالبہ کیا گیا تھا اس کا فیصلہ ہم نے کرنا ہے. یہ غیر آئینی اور غیر قانونی مطالبہ ہے. سپریم کورٹ کے ججز کا فیصلہ عدالت کا فیصلہ ہوتا ہے اور ہر ادارہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد کا ہے جناب پابند. بڑا ہی جناب انہوں نے یہ بات کر دی ہے واضح. اور پھر سپریم کورٹ نے رجسٹرار آفس جو سپریم کورٹ کا ہے اس نے قومی اسمبلی کی کارروائی کا جو ریکارڈ ہے وہ بھی ہے جناب مانگ لیا. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کے بعد آگ لگی. رجسٹرار آفس نے اسپیکر راجہ پرویز اشرف کو خط لکھ کر قومی اسمبلی کی کارروائی کا ریکارڈ طلب کیا ہے اور 5 اجلاسوں کی کارروائی کا تحریری ریکارڈ مانگا ہے. اس کے علاوہ اسپیکر آفس نے قائمہ کمیٹی فائنانس کے اجلاس کا بھی ریکارڈ مانگا ہے. 6, 10, 17, 26 اور 27 اپریل کے اجلاس سپریم کورٹ کے حکم اور کارروائی پر. اب اس پہ رضا ربانی صاحب یا خواجہ آصف صاحب کو نہیں جناب غصہ نہیں کرنا. آپ نے غصہ آپ کیوں کریں گے؟ جب جو ہے قاسم سوری صاحب کی رولنگ والا معاملہ آیا, اسد کیسر والا, تو آپ تو بھاگے گئے. نہیں جناب, رولنگ تو چیلنج ہو سکتی ہے. اب یہ آپ ہی کے بنائے ہوئے اصول ہے نا جناب. پاکستان تحریک انصاف کا اسپیکر ہو تو رولنگ اور ریکارڈ طلب ہو سکتا ہے. آپ کا اسپیکر ہو تو پارلیمنٹ میں آپ آ جائیں تو پھر نہیں طلب کیا جا سکتا. نہیں جناب, ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. تو ایک اصول بنانا پڑے گا. تو اس لیے اب یہ ریکارڈ مانگ لیا ہے اور ان کو جناب لگ گئی ہے آگ, جس کے نتیجے میں جرنیلوں کے لونڈے کیسے پھٹ پڑے اس کی تفصیلات میں نے آپ کو بتائیں. اور اب اسپیکر قومی اسمبلی نے کیونکہ خط لکھ کر کہا تھا کہ ہمارے معاملات میں مداخلت کی جا رہی ہے, جس پر عدالتی مداخلت سے متعلق اسپیکر سے ریکارڈ طلب کیا گیا ہے کہ ہمیں بتایا جائے جناب کس جگہ پر, ہمیں بتایا جائے کس جگہ پر ہم نے جناب آپ کے اختیارات کے اندر جو ہے وہ ہم نے جناب کر لی ہے مداخلت. اس کی جو تفصیلات ہیں وہ تو جناب ہمارے ذرا سامنے رکھیں تاکہ ہمیں پتہ چلے. اچھا, دوسری طرف ایک معاملہ ہے لاہور ہائی کورٹ کا. وہاں پر عمران خان کے جو ہے وہ پیش ہوئے 100 سے زائد مقدمات عمران خان اور اسد عمر کے خلاف اور عدالت سے انہوں نے رجوع کیا. وہاں پر کچھ دلچسپ ریمارکس سامنے آئے کہ کوئی ریکارڈ بتایا جائے کہ 75 سالوں میں قائد اعظم سمیت کسی سیاسی رہنما پر اتنے جو ہے وہ مقدمات درج ہو گئے ہیں پہلے جتنے عمران خان پر ہوئے. اور پھر یہ بھی پوچھا معزز جج صاحبان صاحب نے کہ یہ کیا معاملہ ہے جناب کہ ایک شخص پر پوری زندگی کوئی کیس نہیں ہوا اور اس کے اوپر جو ہی وہ اقتدار سے جاتا ہے تو 150 کیسز ہو جاتے ہیں, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کو بھی دیکھیں. خیر, عدالت نے کہا عمران خان صاحب کو کہ وہ جناب علی وہ تمام تر معاملات جو ہیں وہ اس میں اپنے آپ کو شامل تفتیش کریں. اچھا, پھر عدالتی اصلاحات بل میں فل کورٹ بنانے اور مظاہر نقوی صاحب کو الگ کرنے کی جو بینچ سے الگ کرنے کی جو استدعا تھی وہ بھی سپریم کورٹ نے مسترد کر دی, جس پر جناب انہیں لگی ہوئی ہے آگ. اور 121 مقدمات اور جو نوٹسز جو عمران خان کو جاری کیے گئے تمام تر تفصیلات لاہور کے اندر وہ ہو رہی ہیں اکٹھی, وہ بھی ایک بڑی خبر بنے گی کہ جناب کتنے کیسز اب تک عمران خان صاحب کے اوپر آ چکے. قریشی صاحب نے کہا کہ مذاکرات کو سبوتاژ کرنے کی کوششیں براہ راست شاہ محمود جو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی جانب سے ہیں. رانا ثناء اللہ نے کہا کہ 14 مئی کو الیکشن ہی ممکن نہیں ہے, جس پر الیکشن کمیشن نے بھی 14 مئی کو کہا کہ آپ جناب ممکن نہیں رہے کیونکہ ہمیں تو پیسے ہی نہیں ملے. اور انہی ساری چیزوں کا تعلق ہے اس مذاکرات کے تیسرے راؤنڈ کے ساتھ, جس پر بڑی خبر جناب میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. اور وہ بڑی خبر یہ ہے جناب کہ جناب اس مذاکرات کے اندر ہم نے جانا ہے کس جگہ کے اوپر, ہم نے کس جگہ کے اوپر جا کے لگانی ہے بریک. اس میں کھانا جو کھلایا جا رہا ہے جو سینٹ کے چیئرمین ہیں ان کی جانب سے صادق سنجرانی صاحب, اور صادق سنجرانی صاحب آپ کو پتہ ہے کھانا شانا کھلائیں گے تو کھانا شانا
اس لیے وہ کھلائیں گے کہ وہاں پر وہ دونوں پارٹیوں کو ذرا ایک کارڈیل ماحول کے اندر لائیں اور بیچ میں اپنا انپٹ دینے کی کوشش کریں، جس کی طرف میں نے گزشتہ ویلاگ میں بھی اشارہ کیا تھا کہ جناب کوئی جولائی یا ستمبر اگر بات نہیں چل رہی تو کوئی اگست کا معاملہ جو ہے وہ درمیان کے اندر لایا جائے، اور وہ کچھ چیزیں وہ بھی سامنے رکھیں گے جو شہباز شریف کی جانب سے انہیں فیڈ ہوئیں، یا کیونکہ ان کے فوجی جرنیلوں کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں وہاں سے بھی، کیونکہ 2 فوجی جرنیلوں نے شہباز شریف سے مذاکرات جو ہے وہ معاف کیجیے بات چیت کی، جس میں ان سے مشورے بھی لیے شہباز شریف نے، تو وہ معاملہ بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ تو اب نظریں ہیں اس وقت جناب پوری قوم کی ان مذاکرات کے اندر جو ابھی تھوڑی ہی دیر کے اندر جناب شروع ہوا چاہتے ہیں، اور ان مذاکرات کے حوالے سے جو بھی تفصیلات ہیں وہ اگلی ویڈیو میں ہم رکھنے جا رہے ہیں جناب آپ کے سامنے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔